अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आज हम बात करेंगे कि ये जो आइनी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कुछ जजेस के दरमियान जिसकी क़यादत जनाब काबिल एहतराम जनाब चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब कर रहे हैं, उनके दरमियान जो महाजराई शिदत इख्तियार करती जा रही है और एक डिस्टेबलाइजेशन जो है वो बढ़ रही है, तो इन हालात से जो है वो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो इनसे निकल सके या छुटकारा पा सके। कुछ लोग ये भी इस बात का इजहार भी कर रहे हैं और बल्कि ये ऑप्शन पे भी बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत जब चाहे एक एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल के चीफ जस्टिस साहब को जो है वो फारिग कर सकती है, उनको काम करने से रोक सकती है। तो आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि क्या इम्कानात हैं, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि क्या हुकूमत वाकई ऐसा कर सकती है या ये सिर्फ जो है वो एक चाय की प्याली में जो है वो एक तूफान बर्पा करने की कोशिश है कि जी हुकूमत ऐसा कर सकती है। जो पाकिस्तान का आइन है, मैंने कई खुद भी उसको देखा और पाकिस्तान के चंद आइनी माहिरीन से भी बात की जिन तक मेरी रसाई है, तो उन्होंने जो उसका जवाब दिया वो ये है कि हुकूमत कानूनी और आइनी तौर पर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ मासवाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए कोई कार्रवाई करने के और कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस साहब को काम करने से रोक सके, क्योंकि किसी भी जज के खिलाफ, वो हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, उनके खिलाफ कोई भी हुक्म अगर जारी होगा तो वो सदर साहब जारी करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अगर कोई सिफारिश करती है किसी जज को अपने उहदे से हटाने की या उनको वक्ती तौर पे आर्जी तौर पे काम करने से रोकने की या उनको मअतल करने की, तो वो हुक्म भी सदर मुमलकत की के जरिए से जो है वो जारी होता है। जो रिकमेंडेशन होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आइन के आर्टिकल 209 के तहत, उसका जो हुक्मनामा है वो सदर मुमलकत के तरफ से जारी किया जाता है। तो इस वक्त तो जाहिर है सदर जो है, सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। वो हर बिल जो है जो कि उनको लगता है कि वो ठीक नहीं है या उनको लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के मफाद में नहीं है, तो वो उसको रोक लेते हैं, उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। यही वो कर सकते हैं, 2 हफ्ते पहले रोक लेते हैं, फिर जब मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका ईवान, दोनों ईवान जो है जब मुश्तरका तौर पर इजलास करके उसको फिर पास करते हैं, तो 10 दिन का टाइम होता है, वो उसको और डिले कर सकते हैं। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स मुख्तलिफ तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस हालात में, इन हालात में हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता कि वो चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल जजेस को जिच करने के लिए उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना करें, उनके अहकामात के रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, वो एग्जेक्टिव को मना करें कि वो, और पार्लियामेंट का सहारा लें और एग्जेक्टिव को मना करें कि वो उनके अहकामात पे जो है वो अमल दरामद ना करें। जाहिर है जिससे उनकी सुबकी होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर रही हो और उस पर अमल दरामद ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो कोई अथॉरिटी नहीं है और वो बैठ के बस हुक्म जारी कर रही है और वो कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें हुकूमत के पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी वो आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से होगी। अब ये जो बात की जा रही है, जो लोग ये बात कर रहे हैं, वो दरअसल हवाला दे रहे हैं 2009 का। 2009 में, मार्च 2009 में सैयद यूसुफ गिलानी ने, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक था, आजकल वो सेनेटर हैं, उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत 60 जजेस जो हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, उनको बहाल किया था। और वकला की बहुत बड़ी तहरीक थी जिसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल थी, ट्रेड यूनियंस भी थी, सियासी कारकुन भी थे, सियासी जमातें भी थी, और 2 लॉन्ग मार्च हुए थे। और दूसरे लॉन्ग मार्च के नतीजे में, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब साहब वज़ीर आज़म भी शामिल थे, चौधरी एसराज हसन भी थे और सियासी कायदीन भी थे और वकला तहरीक के लीडरान भी शामिल थे। तो
उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में सैयद यूसुफ गिलानी ने मार्च 2009 को जिन जजेस को एमरजेंसी प्लस लगा के अब तो फौत हो चुके साबिक सदर, साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, जिन्होंने जो एमरजेंसी प्लस लगा के इन जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो घर बिठा दिया था, उनको मुक़य्यद कर दिया था, कैद कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था और उनकी जगह पे अपनी पसंद के जजेस जो हैं उनको अपॉइंट कर दिया था। कुछ जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के, उन्होंने काम जारी रखने पर आमादगी ज़ाहिर की और फिर उन्होंने जो है उन्हें और जजेस शामिल करके तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस तरीके से चलाया। अब ये जो हुक्मनामा था जनरल मुशर्रफ का, ये गैर कानूनी हुक्मनामा था, ये आइन से मावरा कदम था जो उन्होंने उठाया और उसके तहत जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत बाद में उनके ऊपर जो है ये जो है मुकदमा भी चला। लेकिन ये हुक्म बजाते खुद ये आइन के मुताबिक नहीं था, कानून के मुताबिक नहीं था, बल्कि ये गैर आइनी एक आइन से मावरा गैर कानूनी हुक्म था और उन्होंने बंदूक के जोर पर दरअसल ये इकदाम किया, क्योंकि वो सदर भी थे उस वक्त, आर्मी चीफ भी थे, तो उन्होंने आर्मी चीफ की हैसियत से जो है वो एमरजेंसी प्लस लगाई थी। वो मार्शल था एक्चुअली, वो आइन के तहत एमरजेंसी नहीं थी जो कि आइन के तहत हुकूमत को इख्तियार है पार्लियामेंट को मुल्क के अंदर हंगामी हालात के जो है वो नाफिज करने का, ऐलान करने का। तो ये उसका इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि आइन से बाहर जाके जनरल मुशर्रफ ने यह काम किया था। तो मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो आइन से बाहर जाके किस तरह का काम कर सके या ताकत के जोर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो बाहर निकाल सके। तो इसलिए ये कहना कि एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद जो एग्जेक्टिव ऑर्डर था सैयद यूसुफ गिलानी का, जिसके तहत अदलिया बहाल हुई और उसके बाद फिर तसलसल चला आ रहा है, तो वो एग्जेक्टिव ऑर्डर अगर विड्रॉ हो जाए तो ये अदलिया जो है वो फारिग हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सैयद यूसुफ गिलानी ने जब बहुत ज़्यादा तंग किया हुकूमत को और उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी साहब को, तो उन्होंने ये इस बात पे गौर किया और सुप्रीम कोर्ट ने अचानक जो है वो हंगामी इजलास भी बुला लिया रात को और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जो है अदालत लगाई, अटॉर्नी जनरल से पूछा बुला के उनको कि आप तहरीरी यकीन दहानी कराएं कि आप एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत ने ज़ुबानी यकीन दहानी तो कराई, लेकिन तहरीरी यकीन दहानी जो है वो नहीं करवाई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अब ख़त्म हो चुका है, ये हतमी हो चुका है, अब एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है उसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो निकाला नहीं जा सकता। बहाल ज़रूर किया था क्योंकि वो गैर कानूनी कदम हुआ था, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं था उनको बहाल करने का। वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उनको जो है वो बहाल कर दिया गया। तो क्या जो है अब ये जो प्रेसिडेंट है, ये जो कुछ हुआ था, ये इसको एक नज़ीर के तौर पे अगर आप लेते हैं तो ये गैर मामूली सूरत हाल थी जिसके अंदर ये हुआ। अब इस किस्म की कैफियत नहीं है, ना तो हुकूमत के पास वो ताकत है जो जनरल मुशर्रफ के पास थी, वर्दी की ताकत, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत, फ़ौज की ताकत, पूरी रियासत की ताकत उनके पीछे थी, जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर ये सारे इकदाम किए। लेकिन इस हुकूमत ने तो आइन के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, ये खुद को एक जमहूरी हुकूमत कहती है। तो ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो गैर आइनी और गैर जमहूरी जो है वो कदम उठाए। आइन और कानून में रहते हुए हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आइन जो है वो रेफरेंस दायर कर सकती है। अब अंदर की जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की, उसका क्या नतीजा निकलता है वो एक अलग बहस है कि अगर कोई बेंच बन जाए, वो अगर 8 रुकनी बेंच बन जाए और वो चीफ जस्टिस को काम से रोक दे तो वो एक अलग से सूरत हाल होगी, जैसा कि सजाद अली शाह साहब के साथ हुआ था। इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी ज़्यादा मुफासलत जो है वो 1997 में जो सैयद सजाद अली शाह वाली कैफियत थी उससे मिलती जुलती कैफियत है, ना कि जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जजों की बहाली थी और इफ्तिखार चौधरी साहब की जो आसिफ जरदारी साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जो महाजर आई थी और जो कैफियत थी, जो तनाव था, ये वो कैफियत नहीं है, बल्कि इसकी ज़्यादा मुमासलत जो है वो 1997 के साथ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है चंद जजेस जो है वो दूसरे जजेस को उन्होंने साइडलाइन लगाया हुआ है। मसलन इस वक्त जो है काजी फायद साहब के पास कोई केस नहीं है, वो किसी बेंच में नहीं बैठे हुए, उनको अफसर बकार खास की तरह से जो है वो बिठा दिया गया साइड पर करके। तो ये जो अंदरूनी खलफशार और अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो इस वक्त ख़तरे का बायस बन सकते हैं चीफ जस्टिस साहब के लिए, ना कि किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए किसी और कदम के ज़रिए जो है वो हुकूमत उनको जो है वो निकाल सकती है या काम करने से रोक सकती है या उनको मुअत्तल कर सकती है। बस ये कर सकती है जो इस वक्त वो कर रही है
कि वो उनके अहकामात को ना माने, वो उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करे। और जब एग्जेक्टिव जो है अगर वो ठान ले कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फौज नहीं है कि उसने अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराना है। वो तो एग्जेक्टिव की तरफ देखती है अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है ये इस वक्त बनी हुई है। अब ये इस बहरान का जो हल है, मसला अगर इनिशिएट भी कर लेती है सुप्रीम कोर्ट, और ये भी कहा जा रहा है कि 3-4 वज़रा को घर भेज देंगे, तो जाहिर है फिर उसी किस्म का रिएक्शन आएगा, फिर कानून गैर कानूनी, फिर ये बहस ख़त्म हो जाएगी और फिर हुकूमत भी आखिरी हद तक जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जो भी बेंच इस किस्म का कोई कदम उठाएगा उसके खिलाफ। और उसके नतीजे में अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बगावत हो जाती है और ज़्यादा जजेस जो हैं वो इस सारी सूरत हाल में जो है चीफ जस्टिस का साथ छोड़ देते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस साहब के लिए एक इंतहाई एक जो है वो ख़राब सूरत हाल पैदा हो जाएगी और उनके लिए अपना बचाव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत शायद उस दिन का इंतज़ार करेगी और ऐसी कैफियत, ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से हो कि जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस जो है वो कमज़ोर हों और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनके ऊपर हमला हो, ना कि बाहर से जो है वो इस तरह का काम किया जाए। मेरी जो बात हुई और मैंने ख़ुद जो थोड़ा बहुत आइन की समझ बूझ है थोड़ी बहुत, और जो आइन का मुताला है उसके मुताबिक तो हुकूमत के पास चीफ जस्टिस साहब को हटाने के लिए कोई आइनी या कानूनी रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।